कहते हैं कि जब इंसान की जेब खाली होती है तो उसे मौत के कुएं में भी खजाना नजर आने लगता है। मदन भी एक ऐसा ही मजबूर इंसान था। महाजन के कर्ज ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। अपनी गिरवी रखी जमीन बचाने की आखिरी उम्मीद लिए वो अपने गांव से कोसों दूर रामगढ़ की तरफ निकल पड़ा था। लेकिन रामगढ़ पहुंचने के लिए उन्हें काले वन के उस पुराने रास्ते से गुजरना था, जहां दिन के उजाले में भी लोग जाने से कतराते थे। काका, बस थोड़ा सा जोर और लगा लीजिए। मुझे पता है आपके घुटनों में दर्द है, पर अगर हम सूरज ढलने से पहले रामगढ़ पहुंच गए तो ठाकुर साहब से आज ही मेरी बात हो जाएगी। सुना है उनके पास बहुत जमीनें हैं, कोई ना कोई काम तो दे ही देंगे। काम तो दे देंगे बेटा, पर इस रास्ते से आने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था कि हम नहर वाले लंबे रास्ते से चलते हैं। इस काले वन की हवा में ही मुझे कुछ अजीब सी घुटन महसूस होती है। देख, आसपास कितनी अजीब सी शांति है। अरे काका, नहर वाले रास्ते से जाते तो पूरा एक दिन और लग जाता। कल तो महाजन अपने गुंडे लेकर मेरे घर पहुंच जाएगा। और रही बात इस जंगल की, तो ये शांति तो अच्छी बात है ना। बेवजह ही लोग इस जंगल से डरते हैं। बेवजह नहीं डरते मदन, तुम अभी जवान हो, दुनिया नहीं देखी तुमने। इस जंगल के बीचों बीच ठाकुर जगत प्रताप की एक बहुत पुरानी पुश्तैनी हवेली है, सालों से बन पड़ी है। लोग उस हवेली के बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। अफवाहें? कैसी अफवाहें काका? कोई खजाना गड़ा है क्या वहां? खजाना नहीं, मौत। गांव वाले कहते हैं कि जो भी रात के वक्त उस हवेली के आसपास से गुजरता है वो या तो गूंगा हो जाता है या फिर कुछ दिनों तक तेज बुखार में बड़बड़ाते हुए मर जाता है। कहते हैं वहां कोई मनहूस साया है। असली सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि जो वहां रुका वो सच बताने लायक बचा ही नहीं। जंगल में अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते गोल गोल घूमने लगते हैं। आसमान जो अब तक साफ था, वहां तेजी से काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं। दिन में ही शाम जैसा अंधेरा छाने लगता है। मदन, आसमान देख, ये मौसम अचानक कैसे बदल गया। अभी तो चिलचिलाती धूप थी, ये कोई आम बादल नहीं लग रहे हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। काका, आप सही कह रहे हैं, ये तो बहुत तेज तूफान आने वाला है। हवा ठंडी हो गई है, हमें जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने होंगे। हवा और तेज हो जाती है। अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है, कड़ाक। उसके तुरंत बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। भागिए, कोई घना पेड़ या कोई आसरा ढूंढिए। इस बारिश में तो हम पूरी तरह भीग जाएंगे। यहाँ कोई छुपने की जगह नहीं है मदन, मेरा पैर कीचड़ में धंस रहा है। दोनों बारिश और तेज हवाओं के बीच में भाग रहे हैं। तभी आसमान में एक बहुत ही तेज और बड़ी बिजली चमकती है। उस नीली रोशनी में ठीक उनके सामने कुछ दूरी पर एक विशाल काली और खौफनाक हवेली दिखाई देती है। उसकी ऊंची दीवारें और बड़े लोहे के दरवाजे बारिश में भीग रहे हैं। वो देखिए सामने, वो इतनी बड़ी इमारत क्या है? हे भगवान, ये तो वही हवेली है मदन, जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं। ठाकुर की पुश्तैनी हवेली। मदन, जो भी हो काका, हमें छुपने की जगह चाहिए। इसका बरामदा बहुत बड़ा है। बारिश रुकने तक हमें वहीं आसरा लेना होगा, वरना हम ठंड से मर जाएंगे। चलिए जल्दी। नहीं मदन, मैं उस मनहूस हवेली के पास नहीं जाऊंगा। तू मेरी बात मान, हम बारिश में भीग लेंगे, पर वहां। जिद मत कीजिए काका, कोई भूत प्रेत नहीं होता। चलिए मेरे साथ। मदन जबरदस्ती काका का हाथ पकड़कर उस काली और डरावनी हवेली के बरामदे की तरफ भागने लगता है। हवेली जैसे एक बड़े राक्षस की तरह उन्हें अपनी तरफ आते हुए देख रही है। मदन और काका भागते हुए हवेली के बड़े से बरामदे में पहुंचते हैं, जबकि काका डरे हुए हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे को घूर रहे हैं, जिस पर इंसान की खोपड़ी के आकार का एक भारी और जंग लगा ताला लटका है। बरामदे में बहुत गहरा अंधेरा है। शुक्र है भगवान का, यहाँ छत तो है। जब तक बारिश नहीं रुकती
हमें यहीं कोना पकड़कर बैठना पड़ेगा काका। बाहर तो ऐसा तूफान है कि पेड़ भी उखड़ रहे हैं। मदन, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तूने ध्यान दिया? बाहर इतनी गर्मी थी, पर यहाँ इस बरामदे में आते ही बर्फ जैसी ठंड लग रही है। मेरी तो हड्डियां कांप रही हैं। और ये सरहद कैसी है? हाँ काका, बदबू तो है, जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हो। शायद सालों से बंद है, इसलिए सीलन और चमगादड़ों की महक है। आप वहीं उस सूखे कोने में बैठ जाइए, मैं ज़रा देखता हूँ कि अंदर कोई रोशनी है या नहीं। मदन जैसे ही दरवाजे के ताले के पास जाता है, उसका हाथ ताले से महज 1 इंच दूर होता है। काका डर के मारे आंखें फाड़े उसे देख रहे हैं। बाप रे, ये अंदर क्या था? आवाज बिल्कुल ऐसे आई जैसे कोई लोहे को नाखूनों से छील रहा हो। मैंने कहा था, अंदर कोई है, अंदर कोई है मदन। चल यहाँ से, ये हवेली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम बारिश में भीग लेंगे, पर यहाँ एक पल नहीं रुकना। मदन नहीं काका, बाहर मौत बरस रही है। इतनी तेज बिजली गिर रही है कि हम गांव पहुंचने से पहले ही राख हो जाएंगे। हमें यहीं रुकना होगा, कम से कम जब तक बारिश थोड़ी कम नहीं हो जाती। आइए, इस दरवाजे से दूर सीढ़ियों के पास बैठते हैं। दोनों बरामदे के एकदम किनारे सीढ़ियों के पास सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। मदन अपनी नजरें उस लोहे के दरवाजे से नहीं हटा पा रहा है। काका आंखें बंद करके राम नाम जप रहे हैं। तू समझ नहीं रहा मदन, ये ठंड मौसम की नहीं है, ये किसी साए की ठंड है। तूने एक बात और गौर की? इतनी बड़ी जगह है, जंगल के बीचों बीच, पर यहाँ एक भी झिंगुर या कीड़े की आवाज नहीं आ रही। जहाँ जिंदा चीजें होती हैं, वहाँ शोर होता है। यहाँ तो मौत का सन्नाटा है। आप ज्यादा सोच रहे हैं काका। पुरानी लकड़ियां अक्सर नमी से चटकती हैं, चूहों ने कुछ खुरच दिया होगा। और जहां तक सन्नाटे की बात है, तूफान में कीड़े मकोड़े भी छुप जाते हैं। बस बारिश थोड़ी धीमी हो जाए, फिर हम तुरंत रामगढ़ के लिए निकल चलेंगे। मदन अपनी बातों से काका को नहीं बल्कि खुद को तसल्ली दे रहा था। उस बरामदे में बिताया गया एक एक पल 1 साल के बराबर लग रहा था। हवेली का वो भारी दरवाजा भले ही बंद था, लेकिन मदन को ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई लगातार बिना पलक झपकाए उन्हें ही घूर रहा है। कुछ देर बाद आसमान से गिरती मूसलाधार बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है। बादलों की कड़कड़ाहट शांत हो जाती है। मदन तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है। काका उठिए, बारिश धीमी हो गई है, अब हम निकल सकते हैं। चलिए जल्दी, मुझे अब यहाँ और नहीं रुकना। काका बिना कुछ बोले तेजी से उठते हैं, बिना पीछे मुड़े पगडंडी की तरफ भागने लगते हैं। मदन भी एक आखिरी बार उस डरावने दरवाजे को देखता है और काका के पीछे पीछे निकल जाता है। रामगढ़ गांव में ठाकुर जगत प्रताप की शानदार बैठक। दीवारों पर शिकार किए गए जानवरों के सिर टंगे हैं। लालटेन की पीली रोशनी में ठाकुर अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा है। मदन और काका पूरी तरह भीगे हुए, कांपते हुए उसके सामने खड़े हैं। तो तुम दोनों उस बारिश में काले वन को पार करके आए हो। किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए। सुना है तुम्हें काम की बहुत सख्त जरूरत है मदन। जी ठाकुर साहब, मेरे सिर पर महाजन का बहुत बड़ा कर्ज है। मेरी जमीन नीलाम होने वाली है। आप कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। काम तो है मदन। मेरी वो जो पुरानी पुश्तैनी हवेली है जंगल के बीच, उसी काले वन में, उसमें मेरे दादा परदादाओं के कुछ पुराने कीमती पत्थर और सागौन की लकड़ियां पड़ी हैं। आजकल गांव के कुछ चोर उचक्के उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। मुझे रात के लिए एक मजबूत चौकीदार चाहिए। पर ठाकुर साहब, हम अभी उसी हवेली के बरामदे में बारिश से बचने के लिए रुके थे। वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। हमें अंदर से कुछ खुरचने की अजीब सी आवाजें आईं। और गांव वाले भी तो उस हवेली के बारे में कई डरावनी अफवाहें। ठाकुर, अफवाहें
अरे काका, तुम भी इन अनपढ़ गंवारों की बातों में आ गए। वो सब भूत प्रेत की अफवाहें मैंने ही उड़वा रखी हैं, ताकि चोर डरकर मेरी हवेली से दूर रहें। और रही बात आवाजों की, तो वो पुरानी हवेली है। लोहे के दरवाजों पर जंगली बिल्लियां और जानवर पंजे मारते रहते हैं। लेकिन वो चोर आजकल ज्यादा चालाक हो गए हैं, अफवाहों और बिल्लियों से नहीं डरते। इसीलिए मुझे मदन जैसा निडर आदमी चाहिए। ओह, तो वो जंगली जानवरों की आवाज थी। देखा काका, मैंने कहा था ना कि पुरानी लकड़ियां और चूहे होंगे। आप बेफिक्र रहिए ठाकुर साहब, कोई चोर हवेली के आसपास भी नहीं भटकेगा। मैं आज रात से ही काम शुरू कर दूंगा। बस आप पैसे तुम्हें हर रात के 500 रुपए मिलेंगे मदन, महीने के 15,000। लेकिन चौकीदारी के मेरे कुछ सख्त नियम हैं, और मुझे नियमों का टूटना बिल्कुल पसंद नहीं। पहला नियम, हवेली बहुत जर्जर हो चुकी है, छत कभी भी गिर सकती है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी ताला खोलकर अंदर मत जाना। दूसरा नियम, जंगल है तो रात में जंगली जानवरों, सियारों या हवा की वजह से अजीब आवाजें आ सकती हैं। तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि कोई इंसान अंदर से रो रहा है या आवाज लगा रहा है। डर कर भाग मत आना, और पीछे मुड़कर हवेली की खिड़कियों में झांकने की कोशिश मत करना। और तीसरा, अपनी कुर्सी हमेशा हवेली के दरवाजे की तरफ पीठ करके रखना। तुम्हारी नजर सिर्फ सामने पगडंडी पर होनी चाहिए, जहां से चोर आ सकते हैं। क्या तुम्हें यह नियम मंजूर है? महीने के 15,000? जी ठाकुर साहब, मुझे सारे नियम मंजूर हैं। मैं अपनी नजर पगडंडी से नहीं हटाऊंगा। मदन की आंखों पर 15,000 रुपयों की ऐसी पट्टी बन गई थी कि उसे ठाकुर के साधारण से लगने वाले नियमों के पीछे छिपी मौत दिखाई ही नहीं दी। वो नहीं जानता था कि असली खतरा सामने की पगडंडी से नहीं, बल्कि उसकी पीठ के पीछे खड़े उस बंद दरवाजे से आने वाला था। मदन और भैरव काका ठाकुर की हवेली से बाहर आते हैं। बाहर रामगढ़ गांव की सुनसान कच्ची सड़क है। मदन के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और चमक है। दूसरी तरफ काका का चेहरा खौफ से पीला पड़ा हुआ है, और वो बार बार पीछे मुड़कर ठाकुर के दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। देखा काका, मैंने कहा था ना कि रामगढ़ आकर मेरी किस्मत बदल जाएगी। महीने के 15,000 रुपए, यानी रोज के 500 रुपए। इतनी बड़ी रकम तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। अब महाजन मेरी जमीन को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। बस रात भर एक कुर्सी पर बैठकर पहरा ही तो देना है। तेरी अकल घास चरने गई है मदन, या पैसों की चमक ने तुझे अंधा कर दिया है? तू समझ क्यों नहीं रहा? ठाकुर जगत प्रताप कोई साधु संत नहीं है जो खैरात बांट रहा है। रोज के 500 रुपए कोई सिर्फ एक वीरान और खंडर हवेली के बाहर कुर्सी पर बैठने के लिए क्यों देगा? वो भी ऐसी हवेली जहां परिंदा भी पर नहीं मारता। अरे काका, अमीर लोग हैं, उनके लिए 500 रुपए क्या बड़ी बात है। उनकी उस पुरानी हवेली में बेशकीमती पत्थर और लकड़ियां हैं। अगर चोरों ने सेंध लगा दी तो उनका तो लाखों का नुकसान होगा ना। इसलिए वो एक मजबूत आदमी चाहते हैं। आप बेकार ही डर रहे हैं। चोर? उस मनहूस जगह पर चोर तो क्या, मौत भी दिन के उजाले में जाने से डरती है मदन। और अगर बात सिर्फ चोरों की होती तो वो ऐसे अजीब और डरावने नियम क्यों बनाता? पीछे मुड़कर मत देखना, आवाज आए तो जवाब मत देना। ये चौकीदारी के नियम नहीं है मदन, ये किसी को बांधने के तरीके हैं। लौट चल मेरे साथ, ये 15,000 तेरी जान की कीमत है। हमेशा हर बात में बुराई क्यों सोचते हैं? आपको पता है कि मेरी जमीन मेरे लिए क्या है। महाजन मेरे परिवार को सड़क पर ले आएगा। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। आप गांव की धर्मशाला में जाकर आराम कीजिए, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं। मेरी बात तो तू मानेगा नहीं। भगवान तेरा भला करे। ये लालटेन ले जा और एक मजबूत डंडा अपने पास रखना। और सुन, ठाकुर ने जो नियम बताए हैं उन्हें किसी भी कीमत पर मत तोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी पीठ मत घुमाना मदन। मदन ने काका को तो पीछे छोड़ दिया था, लेकिन वो डर जो काका की आंखों में था, अब वो मदन के दिल में भी घर करने लगा था।
काले वन की पगडंडी आज दिन से भी ज्यादा लंबी और सुनसान लग रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे इस जंगल के पुराने पेड़ भी उसे घूर रहे हैं और फुसफुसा कर कह रहे हों, लौट जा मदन, यहां से जिंदा कोई नहीं लौटता। मदन, कुछ नहीं है मदन, बस 15,000 रुपयों के बारे में सोच। सुबह होते ही ड्यूटी खत्म हो जाएगी। ठाकुर साहब के नियम, हाँ बस नियम याद रखने हैं। न अंदर जाना है न मुड़कर देखना है, सब ठीक होगा। मदन जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका है। पगडंडी के किनारे एक बहुत पुराने सूखे बरगद के पेड़ के नीचे उसे अंधेरे में कोई हलचल दिखती है। एक इंसान जमीन पर बैठा हुआ है। कौन है? कौन बैठा है वहां अंधेरे में? जो भी है सामने आओ मेरे पास। लालटेन की पीली रोशनी उस इंसान के चेहरे पर पड़ती है। वो एक बहुत ही बूढ़ा और खौफनाक दिखने वाला फकीर है। वो मदन को घूर रहा है। इस जंगल में ये लकड़ी का टुकड़ा तुझे किससे बचाएगा मुसाफिर? उस ठाकुर के खौफ से या उस लालच से जो तुझे यहां खींच लाया है? तुम कौन हो बाबा, और इतनी रात को इस खौफनाक जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें ठाकुर साहब के बारे में कैसे पता? तू पहला नहीं है जो 15,000 की चमक देखकर इस पगडंडी पर आया है। आज से कुछ साल पहले मैं भी जवान था। ठाकुर ने मुझे भी वही 3 नियम बताए थे जो उसने तुझे बताए हैं। ताला मत खोलना, पीछे मुड़कर मत देखना। तो क्या हुआ था बाबा? तुम्हारी ये आंख, क्या किसी जंगली जानवर ने हमला किया था? तुमने मुड़कर देख लिया था क्या? जानवर? तू अब भी इसे चौकीदारी समझ रहा है? बेवकूफ लड़के। वो बड़ा सा ताला इसलिए नहीं लगा है कि बाहर से कोई चोर अंदर न जा सके। वो इसलिए लगा है ताकि जो अंदर है वो कभी बाहर ना आ सके। क्या है बाबा, तुम मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताते? ठाकुर ने मुझे चोरों के लिए। चुप, मैं तुझे पूरा सच नहीं बता सकता। अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो सुन लेगी। मैं सिर्फ तुझे आगाह कर सकता हूं। वो नियम तुझे बचाने के लिए नहीं बने हैं। वो नियम तो सिर्फ उसे खेलने का मजा देने के लिए हैं। लौट जा लड़के। मेरी ये आंख तो बस उस मंजर को एक झलक देखने की सजा है। अगर तूने वहां उस कुर्सी पर रात के 12 बजे के बाद बैठने की गलती की तो तू सुबह का सूरज नहीं देखेगा। अपनी जान बचा और वापस गांव लौट जा। वो हवेली इंसानों के लिए नहीं है। फकीर की आधी अधूरी बातों ने मदन की रूह को कंपा दिया था। पूरा सच जाने बिना ही उसे मौत की आहट साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन मदन के सामने अब एक बहुत बड़ी कश्मकश थी। पीछे मुड़ता तो महाजन के कर्ज की आग में जलता, और आगे बढ़ता तो हवेली का वो अनजाना खौफ उसका इंतजार कर रहा था। मदन ने एक गहरी सांस ली, फकीर की चेतावनी को नजरअंदाज किया और भारी कदमों से हवेली की तरफ बढ़ चला। काले वन को पार करके मदन आखिरकार उस खौफनाक हवेली के सामने पहुंच जाता है। रात के अंधेरे में हवेली किसी विशाल दानव की तरह लग रही है। मदन एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी को ठीक दरवाजे के सामने रखता है। इंसान की जिद और उसका लालच उसे उस कुएं में भी छलांग लगाने पर मजबूर कर देते हैं जहां पानी नहीं, सिर्फ मौत होती है। फकीर की चेतावनी मदन के कानों में गूंज रही थी, लेकिन आंखों पर 15,000 का पर्दा था। उसने ठाकुर के तीसरे नियम के अनुसार कुर्सी को इस तरह रखा कि उसका चेहरा पगडंडी की तरफ था और उसकी पीठ उस खौफनाक बंद दरवाजे की तरफ। कुछ नहीं है मदन, वो फकीर पागल था। ठाकुर साहब इतने बड़े आदमी हैं, वो भला मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे बस सामने देखना है। कोई चोर आएगा तो मैं उसे इस डंडे से सीधा कर दूंगा। पीछे कुछ नहीं है, अंदर सिर्फ पुरानी लकड़ियां हैं। बस 4 घंटे की बात है। समय धीरे धीरे बीतता है। मदन की आंखें
नींद और डर से भारी हो रही हैं। तभी अचानक हवा का रुख बदल जाता है। लालटेन की रोशनी एकदम से मध्यम पड़ जाती है और नीले रंग में चमकने लगती है। ये कीड़ों की आवाज अचानक बंद क्यों हो गई? और ये लालटेन की रोशनी नीली कैसे पड़ गई? सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मदन की पीठ के ठीक पीछे बंद लोहे के दरवाजे के नीचे की दरार से एक गहरा काला बर्फ जैसा ठंडा धुआं बाहर की तरफ रेंगने लगता है। वो धुआं मदन की कुर्सी के नीचे से होते हुए उसके पैरों को छूने लगता है। नहीं नहीं, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। ठाकुर साहब ने कहा था ये जंगली जानवरों की आवाजें हैं। मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कोई इंसान नहीं है अंदर। ये मेरा भ्रम है, ये मेरा भ्रम है। तू मुझे जंगली जानवर बोल रहा है मदन? क्या तू अपनी माँ को भूल गया? देख, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां लाई हूं। अंदर आजा बेटा, यहां बहुत ठंड है। तूने दिन भर से कुछ नहीं खाया ना? मुड़कर देख तो सही, तेरी माँ खड़ी है यहां। माँ? नहीं नहीं, मेरी माँ तो कई साल पहले गुजर चुकी है। तू मेरी माँ नहीं हो सकती। तू कोई छलावा है। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। तूने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा मदन? अगर तू मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखेगा तो मैं दरवाजा तोड़कर खुद तेरे सामने आ जाऊंगी और तेरी आंखें नोच लूंगी। दरवाजे के पीटने की आवाज अचानक शांत हो जाती है। एक बहुत ही ठंडी और भारी सांस लेने की आवाज मदन की गर्दन के ठीक पीछे सुनाई देती है। खुर खुर। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन मदन को महसूस होता है कि कोई उसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ है। नियम सिर्फ इंसानों को बांध सकते हैं, सायों को नहीं। मदन ने भले ही अपना नियम नहीं तोड़ा, लेकिन वो खौफनाक साया अब दरवाजे के पार आ चुका था। फकीर की बात सच हो रही थी। वो हवेली एक पिंजरा थी और मदन उसका ताजा शिकार। अंधेरे में जमीन पर पड़े मदन का चेहरा दिखता है। उसकी आंखों में बेतहाशा खौफ है। वो जानता है कि अगर उसने पलक भी झपकाई या पीछे मुड़कर देखा तो उसकी मौत तय है। वो साया मदन के बिल्कुल पीछे खड़ा है। तू बहुत जिद्दी है मदन। मुड़कर नहीं देखेगा? कोई बात नहीं। आज रात ठाकुर ने मेरे लिए बहुत ताजा गोश्त भेजा है। 15,000। 15,000 में उसमें तेरी रूह का सौदा कर लिया और तुझे पता भी नहीं चला। मुझे मुड़ के नहीं देखना। फकीर ने कहा था मुझे मुड़कर नहीं देखना। हे भगवान। भगवान? इस काले वन में कोई भगवान नहीं आता लड़के। ये हवेली ठाकुर के खानदान का पाप है। सदियों पहले उन्होंने दौलत के लिए मुझे यहां बांध दिया था और बदले में हर अमावस की रात वो मुझे एक इंसान का खून पिलाते हैं। ठाकुर ने तुझे चौकीदारी के लिए नहीं, मेरी भूख मिटाने के लिए यहां बांधा था। अब अपनी आंखें खोल और मेरी तरफ देख। फकीर का आधा सच अब पूरी तरह से मदन के सामने आ चुका था। वो कोई चौकीदार नहीं था, वो सिर्फ एक बलि का बकरा था। लेकिन मदन ये भी जान गया था कि इस पिशाचनी की ताकत उसके मुड़कर देखने में छिपी है। मदन के कंधे पर पिशाचनी के नाखून धंसने लगते हैं। तभी मदन का हाथ जमीन पर पड़ी बुझी हुई लालटेन पर जाता है। मदन बिना पीछे देखे पूरी ताकत से उस कांच की लालटेन को हवेली के लोहे के दरवाजे की तरफ दे मारता है। मदन बिना एक बार भी पीछे मुड़े अपनी पूरी ताकत से पगडंडी की तरफ भागने लगता है। उसके पीछे से पिशाचिनी की भयानक हंसी और पायल की आवाज आ रही है।
मदन, मैं तेरा शिकार नहीं हूं। दृश्य बदलता है। सुबह का धुंधलका हो चुका है। आसमान हल्का नीला है। रामगढ़ में ठाकुर जगत प्रताप की चौपाल पर सन्नाटा है। ठाकुर आराम से अपनी कुर्सी है। तभी चौपाल का दरवाजा खुलता है और मदन हांफते हुए अंदर गिरता है। मदन, तू जिंदा कैसे लौट आया? तूने पीछे मुड़कर नहीं देखा? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। तू इंसान नहीं, एक शैतान है ठाकुर। तूने चंद रुपयों के लालच में मेरी जान का सौदा कर दिया। उस हवेली में कोई चोर नहीं, एक पिशाचनी है। तूने मुझे बलि चढ़ाने के लिए भेजा था। हाँ, भेजा था। मेरी दौलत, मेरी जमीनें, सब उसी पिशाचनी के खजाने की देन है। लेकिन शर्त यह थी कि हर अमावस को मैं उसे एक इंसान की बलि दूंगा। तूने भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी मदन। अगर आज की बलि पूरी नहीं हुई तो वो हवेली से आजाद हो जाएगी। मुझे तुझे यहीं मारकर तेरी लाश वहां भेजनी होगी। ठाकुर बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि अचानक कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। ठाकुर की बंदूक से धुआं निकलने लगता है और वो जम जाती है। कमरे में रखी लालटेन की लौ अचानक नीली हो जाती है। ठाकुर, बलि अधूरी रह गई थी। तूने सही कहा था ठाकुर। अगर आज की बलि पूरी नहीं हुई तो मैं आजाद हो जाऊंगी। मदन ने मेरा नियम नहीं तोड़ा, लेकिन तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। अब ये पिंजरा टूट चुका है। मुझे मेरा खून चाहिए, ठाकुर के खून की महक। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे। मैं कल 2 लोगों को भेज दूंगा। ये दौलत वापस ले ले, मुझे मत मार। दौलत का लालच और दूसरों की जान का सौदा इंसान को एक दिन उसी मौत के कुएं में धकेल देता है जो उसने दूसरों के लिए खोदा होता है। मदन ने अपने उसूल और हिम्मत से अपनी जान बचा ली, लेकिन ठाकुर जगत प्रताप अपने ही बिछाए जाल में ऐसा फंसा कि वो साया उसे उसी बंद हवेली में खींच ले गया। वो हवेली आज भी उस काले वन के बीचों बीच खड़ी है और उसका दरवाजा आज भी अपने नए शिकार के इंतजार में खुला हुआ है। दौलत का लालच और दूसरों की जान का सौदा इंसान को एक दिन उसी मौत के कुएं में धकेल देता है जो उसने दूसरों के लिए खोदा होता है। मदन ने अपने उसूल और हिम्मत से अपनी जान बचा ली, लेकिन ठाकुर जगत प्रताप अपने ही बिछाए जाल में ऐसा फंसा कि वो साया उसे उसी बंद हवेली में खींच ले गया। वो हवेली आज भी उस काले वन के बीचों बीच खड़ी है और उसका दरवाजा आज भी अपने नए शिकार के इंतजार में खुला हुआ है।